बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, अब तक की जो सबसे अहम खबरें हैं वो मैं आप तक पहुंचा देता हूँ। एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और रास्ते में सारी अपडेट्स मैंने ली हैं और जो खबरें इंपॉर्टेंट हैं वो जो उनका खुलासा है मैं आप तक पहुंचाता हूँ क्विकली। और कुछ खबरें बहुत बड़ी हैं, कुछ नॉर्मल खबरें हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दौरा मुकम्मल किया चाइना में और वो वापस रवाना हो गए। जो एक तवक्को की जा रही थी और कोशिश की जा रही थी पाकिस्तान के मौजूदा रजीम की जानिब से कि कुछ भी करके डोनाल्ड ट्रंप को चंद घंटों के लिए या 2 घंटों के लिए भी अगर नूर खान एयरबेस पे लैंड करवाया जा सके और डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी सरजमीन पर उतर कर वो वापस चले जाएं, तो वो कोशिश कामयाब नहीं हुई और अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को ऐसी कोई सबज झंडी नहीं दिखाई गई कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आएंगे। तो बहुत सारे टाउटों ने दावे भी किए थे, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश भी की थी, लेकिन फिलहाल तो डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफों पे ही रखा हुआ है। वो अपना काम निकाल रहा है फील्ड मार्शल से, शहबाज शरीफ से, और वो अपने जूते भी पॉलिश करवा रहा है, अपना काम भी निकलवा रहा है और उसके बदले में पाकिस्तान को मिल भी कुछ नहीं रहा। ना हमें कोई अवामी सतह पे रिलीफ मिला, ना पाकिस्तानियों की इकोनॉमी बेहतर हुई, ना इंटरनेशनली पाकिस्तान को कोई बड़ा फायदा हुआ। इंडिया ने पानी रोका हुआ है, उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, तो पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला इसमें, लेकिन पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को और शहबाज शरीफ को अपनी डिक्टेटरशिप मजबूत करने का मौका मिला। तो डोनाल्ड ट्रंप जनाब वापस चले गए। अमेरिका को क्या मिला चीन के दौरे में? देखिए, कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसमें हुई नहीं। आपको मैं दावा करूं कि डोनाल्ड ट्रंप का दौरा बहुत कामयाब था तो नहीं, ये एक एवरेज दौरा था जो इस मौके पे डोनाल्ड ट्रंप ने किया। और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की फेस सेविंग चाहते थे चीन के दौरे में भी उन्हें नहीं मिली। और चाइना इस बात को अच्छी तरह जानता था कि इस वक्त जो सदर चीन में आया ये बहुत कमजोर है। यानी इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप चीन गए थे तो वो एक मजबूत सदर के तौर पे गए थे। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की इतनी हैसियत वहां पे है नहीं अमेरिका में, और चाइनीज इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। अब कुछ चीजें इंपॉर्टेंट वहां पे जो हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने खासतौर पे जो एक प्रेस टॉक की, उसमें जो सवालात के जवाब दिए, वहां से पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये दौरा किया एक बहुत ताकतवर मुल्क का। डोनाल्ड ट्रंप का जो सुलझा हुआ एटीट्यूड है ये ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। बड़े अच्छे बच्चों की तरह हमने डोनाल्ड ट्रंप को देखा, तारीफें करते हुए और जमीन आसमान के कलाबे मिलाते हुए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने गेम उठा के रखी और वहां कोई ऐसी हरकत नहीं की जिन हरकतों के लिए डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जो है वो मशहूर हैं दुनिया में। वो जबरदस्ती जफियां भी डाल लेते हैं, हाथ भी दबा लेते हैं, खींचते भी हैं लोगों को और अजीबोगरीब किस्म के जुमले भी बोलते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बड़े तहम्मुल वाले, बड़े सुलझे हुए आदमी के तौर पर दिखाई दिए चीन के दौरे के दौरान। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने उस तरह की तमीज का मुजाहरा किया जैसी तमीज का मुजाहरा अमरीकी हुक्मरान जब चीन पहुंचे तो उन्होंने अच्छे बच्चों की तरह वहां मुजाहरा किया। जंगबंदी नागुज़ीर है, चाइना ने यह कहा और ये डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया। और साथ में ये भी ईरान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया चाइना ने। यानी जो एटमी सलाहियत ईरान का होना है इसके ऊपर अमेरिका का बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो ईरान को एटमी सलाहियत नहीं बनने देंगे, लेकिन चीन ने इस हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया। ताइवान के हवाले से अमेरिका बड़ा खुलकर हमेशा ताइवान की सपोर्ट करता रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान को भी कोई खास सपोर्ट नहीं की, उस हवाले से भी कोई खास बात नहीं की डोनाल्ड ट्रंप ने। इसके अलावा जो है वो एक बाग की सैर करवाई गई, डोनाल्ड ट्रंप को बतखों वाली टेबल के ऊपर जो है वो खाना खिलाया गया, तो बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल उन्होंने दिया, खिलाया पिलाया अच्छा। और डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा लगा होगा ये दौरा, मूड के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन अमेरिका ने कुछ बहुत ज्यादा इसमें हासिल नहीं किया। ट्रंप से जब ताइवान के हवाले से सवाल किया गया तो ट्रंप ने उस पर जवाब नहीं दिया, बल्कि वो गोल मोल करते रहे। बल्कि ट्रंप ने यह कहा कि सदर शी ने भी मेरे से पूछा, तो ट्रंप ने इस पे बात नहीं की और उन्होंने कहा जी इसके ऊपर मैं बात नहीं करता और मैं सोचता नहीं ना। फिर एक और जो सवाल किया गया डोनाल्ड ट्रंप से वो ये था कि चीनी सदर क्या डिक्टेटर है? अमेरिका में ये कहा जाता है, बार बार इस पे प्रोपेगेंडा भी होता है कि चाइना के अंदर जो है वो डिक्टेटरशिप है, वहां पे जमहूरियत नहीं है और एक डिक्टेटर वहां पे हुकूमत करता है। तो जब ये सवाल चीन की सरजमीन पे अमरीकी सदर से हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं, वो यहाँ हुक्मरानी करते हैं, वो यहाँ के हुक्मरान है, बहुत ज़हीन और बहुत खूबसूरत इंसान है और मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता। तो चीन से काफी मरऊब नजर आए डोनाल्ड ट्रंप और वो दिखाई दे रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज में। एक बड़ी अजीबोगरीब हरकत भी की डोनाल्ड ट्रंप ने। वहां पे चाइनीज सदर जब उठकर खिताब के लिए गए तो उनके जो नोट्स पड़े हुए थे टेबल के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें खोल के देखना शुरू कर दिया। ये बड़ी एक अनएथिकल सी चीज है और कोई भी नॉर्मल आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये क्यूरी थी और क्यूरियोसिटी थी उनको कि मैं देखूं कि सदर शी की राइटिंग कैसी है या उन्होंने ड्राइंग की है या क्या किया है। क्योंकि जब आपके सामने एक कागज और पेन पड़ा हुआ हो ना तो आप कुछ ना कुछ उस पर लिख देते हैं, तो उससे पता चलता है कि आप एक्चुअली उस वक्त आपका दिमाग किधर था। सो सदर शी ने वहां पे जो भी लिखा या बनाया लाजमी बात है वो उनकी अपनी जुबान में ही होगा, इंग्लिश में तो वो लोग नहीं करते काम, वो तो तर्जुमान भी अपने साथ रखते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसे खोल के देखना शुरू कर दिया। पूरी दुनिया में ये वायरल हो रहा है कि सफारती अदाब के खिलाफ है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकता है, आप उससे कोई भी तवक्को कर सकते हैं। सऊदी अरब में ना जो क्राउन प्रिंस है या जो बादशाह है उसको आप टच नहीं कर सकते।
ये अलाउड नहीं है, फौरी तौर पे उनकी फोर्सेस एक्टिव हो जाती हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पे तकरीर करते हुए एक दिन जा रहे थे और मोहम्मद बिन सलमान को जानबूझ के उनके कंधे के ऊपर टच करके ऐसे हाथ मार के वो गए और मुस्कुराते हुए ना कि देखो मैंने सऊदी अरब की सरजमीन के ऊपर उनके क्राउन प्रिंस को टच किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे पंगे लेने का शौक है और वो लेते रहते हैं। अब प्यूटन जा रहे हैं जनाब चीन के दौरे के ऊपर। चीन का और रूस का एक बड़ा जबरदस्त इल्हाक है। रशिया एक बड़ी जो है वो दुनिया की ताकत है, उसके पास वसाइल भी बहुत ज्यादा है और मिलिट्री के एतबार से वो एक ताकतवर मुल्क है। इकोनॉमी के एतबार से रशिया जो है उसकी जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है वो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन वो बड़ा तगड़ा मुल्क है, ये हम सब जानते हैं। और चीन के साथ उसका एक बड़ा जबरदस्त अलायंस भी है। अब फौरी तौर पे प्यूटन का दौरा है अगले हफ्ते चीन का, वो दौरा भी बहुत अहम होगा। और ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हासिल करने आए थे चीन में, अगर वो उन्हें नहीं मिलता और चाइना कोई रोल प्ले नहीं करता जोर जबरदस्ती या ताकत के बलबूते पे या अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए, तो जो आबनाए हुर्मुज़ और उसकी सराउंडिंग में दोबारा से कशीदगी पैदा हो सकती है, लड़ाई बढ़ सकती है और फिर चीन अपना रोल शायद प्ले कर दे। नाजरीन, में पाकिस्तान की जो सफारती कामयाबियां जिनको दावा किया जाता है मौजूदा हुक्मरानों की जानिब से, उनके ऊपर फिर सवालात उठना शुरू हो गए हैं और वो यूएई के हवाले से खास तौर पे है। पाकिस्तान के और यूएई के ताल्लुकात कई दहाइयों पर मबनी है, लेकिन यूएई बहुत तेजी से इंडिया के करीब और पाकिस्तान से दूर हुआ है। जितने भी इंडिया के बड़े बड़े एक्टर्स हैं वो सारे वहां पे मार्केटिंग का काम करते हैं यूएई में, बल्कि उनके ब्रांड एम्बेसडर भी इंडिया के एक्टर्स हैं। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट हो रही है वो इंडिया से आ रही हैं और पाकिस्तानी अगर इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो वो इंडियन एक्टर्स के साथ और इंडियन कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करते हैं। तो भारतीय कम्युनिटी ने वहां पे बहुत बड़ी जगह बना ली है दुबई में, वो पूरे निजाम को चला रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी वहां पे सिर्फ मजदूरी करने के लिए और ड्राइविंग करने के लिए गए। ज्यादा बड़ी तादाद में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन इंडियंस उनसे बहुत बड़ी तादाद में हैं जो कारोबार करते हैं यूएई में, दुबई में, शारजा में, अबू धाबी में। तो ये उनकी कुर्बत इंडिया के साथ बहुत बढ़ रही है। पाकिस्तानी हजारों की तादाद में वहां से डिपोर्ट हुए। अभी कौमी असम्बली में ये बात मरवत साहब ने उठाई, उन्होंने बताया कि पता नहीं कितने हजार लोग तो उनके अपने इलाके से जो है वो निकाल दिए गए हैं। और फिर उन्होंने कहा ये खास मसलक के लोगों को, अहले तिशी के बारे में कहा जाता है कि उनको यूएई से बेदखल किया जा रहा है, उन्हें वहां से निकाला जा रहा है और बहुत सख्ती की जा रही है। और पाकिस्तान की हुकूमत इस बात को छुपा रही है और इस बारे में पाकिस्तान की हुकूमत ने यूएई के साथ किसी किस्म का एहतजाज भी नहीं किया अभी तक। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी वापस पाकिस्तान में पहुंचे हैं और बहुत सारे लोगों को तो ये कहकर भेजा गया कि आप छुट्टी करें 3 महीने या 6 महीने, ये हालात बदलेंगे तो हम फिर हमको बुलाएंगे, हम फिर फैसला करेंगे कि आपके साथ क्या करना है। तो हमारे ताल्लुकात तो यहाँ पे हैं। दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी अब जब यूएई के दौरे पर गए तो उन्हें बड़ा शानदार प्रोटोकॉल दिया गया। नरेंद्र मोदी को यूएई के जो लड़ाका जेट तैयारे हैं उन्होंने फिजा में वसूल किया और हवाई प्रोटोकॉल देते हुए उनको लेकर गए यूएई में। वहां पे नरेंद्र मोदी को लैंड करवाया गया। टॉप क्लास का नरेंद्र मोदी का प्रोटोकॉल था। वहां पे उन्हें सलांकों पे बिठाया गया। हमारे हुक्मरान जो है वो वहां पे एयरपोर्टों के ऊपर खज्जल हो रहे होते हैं दुबई में, जबकि नरेंद्र मोदी को काफी प्रोटोकॉल मिला। हमें तो वैसे सऊदी अरब में भी नहीं मिलता था प्रोटोकॉल। ये जब हमारी फौज, हमने डॉलर उनसे लिए, उसके बदले में हमने वहां पे फौज भेजी, तो उस वक्त हमें पाकिस्तान को कुछ प्रोटोकॉल मिला सऊदी अरब में। अब अपनी इज्जत आप करवाएंगे तो आपकी इज्जत होगी, जब आप पैसे ही मांगते रहेंगे हर वक्त तो आपकी इज्जत कौन करेगा। नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार को यूएई से पैसा नहीं चाहिए, उनको तिजारत और कारोबार चाहिए। वो अगर यूएई को फायदा दे रहे हैं तो उसके बदले में फायदा ले रहे हैं। तो इंडिया यूएई के बहुत करीब आ गया और पाकिस्तान यूएई से एक ब्रदर मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद दूर हो गया। फुल प्रोटोकॉल मिल रहा है नरेंद्र मोदी को यूएई में और कोई दिफाई मुआहदे भी हैं, उनकी बाज़गश्त है कि इंडिया और यूएई को दिफाई मुआहदे करने जा रहा है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इसराइल ने आयरन डूम की फैसिलिटी यूएई में लगाई है। इसराइल ने बहुत मदद की यूएई की, ये जो ईरान के साथ जंग हुई 40 दिनों की उसमें, और उसके बाद भी अभी तक वो मदद कर रहे हैं। नेतन्याहू के दफ्तर ने इस बात का दावा किया, गो कि यूएई के लोग उसकी तरदीद कर रहे हैं कि नेतन्याहू ने यूएई का दौरा भी किया है, जंग के दौरान किया है, ये दावा किया गया। अब इसराइल, इंडिया और अमारात, ये एक बड़ी जबरदस्त मुसल्लस बन गई है इस खित्ते में। तो पाकिस्तान के लिए ये सोचने की बात है। इमरान खान साहब के हवाले से इंपॉर्टेंट खबर है। सबसे पहले आजाद कश्मीर में बात करते हैं, लेकिन आजाद कश्मीर की जानिब तो आजाद कश्मीर में राब्ते का ब्लैकआउट हुआ था 28 तारीख को। 29 को इन्होंने ऐलान किया था कि हम अवामी एहतजाजी तहरीक उठाएंगे, हमारे जायज मुतालबात हैं, एस्टेब्लिशमेंट यहां पे गंद मारना बंद करे, अवाम को हुक्मरानी का हक दिया जाए। जमहूरियत के लिए बात कर रहे हैं, अपने हुकूक के लिए बात कर रहे हैं और पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। तो एक दिन पहले ही इंटरनेट बंद कर दिया गया। वहां पे तमाम राब्ते बंद है, इंटरनेट बंद है, मोबाइल फोन बंद है, बाकी सर्विसेज भी बंद है। आप अगर कश्मीर में हैं तो आपके लिए बाहर इंफॉर्मेशन निकालना बहुत मुश्किल है। लोग बड़ी मुश्किल से वहां से इंफॉर्मेशन बाहर निकाल पाते हैं और बहुत कम ऐसा बंदोबस्त है कि मालूमात जल्दी से अब राह रास्त आ जाएं। अब हुआ यह है कि आजाद कश्मीर से रिपोर्ट हो रहा है कि लगातार जगह जगह फायरिंग हो रही है और पूरे आजाद कश्मीर के अंदर शेलिंग और फायरिंग जारी है।
दूसरी जानब से मुजाहिरीन जो है वो पथराव करते हैं पुलिस के ऊपर, सिक्योरिटी फोर्सेज पे, एफसी पे, रेंजर्स पे। तो मुजाहिरीन जो है वो पथराव करते हैं, जवाब देते हैं, रुकावटों को हटाते हैं जबरदस्ती, जबकि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो गोली चलाते हैं और शेलिंग करते हैं। और ये सिलसिला जारी है, अब 3 दिन हो गए हैं। डोडियाल में एक नौजवान शहीद हुआ, पहले ये इत्तला आई, ये मैं आज की बात आपको बता रहा हूं, ये उमर नजीर कश्मीरी साहब ने ये बताया। फिर धीरकोट में 2 अफराद के शहीद होने की इत्तला आई और वहां कई लोग जख्मी हो गए, ये इब्तदाई इत्तलात है। मुजफ्फराबाद में वहां पे जो जर्नलिस्ट है उन्होंने क्लेम किया कि 2 लोग वहां पे शहीद हो गए। फिर मुजफ्फराबाद में कल भी एक शहादत हुई थी। तो कश्मीर में जगह जगह फायरिंग हो रही है, बाग में भी शदीद फायरिंग की इत्तलात आई है। अब ये निहत्ती अवाम के ऊपर गोलियां चल रही हैं, घरों के अंदर शेलिंग हो रही है। और ये बात वहां के जर्नलिस्ट बता रहे हैं कि हमने तो ऐसा माहौल कभी सोचा भी नहीं था, हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान से सिक्योरिटी फोर्सेज आएंगी और वो आकर आजाद कश्मीर के ऊपर लोगों के साथ ये करेंगी। ये वो वहां के जो मकामी सहाफी हैं वो हमसे बात करते हैं या लोग हैं वो ये बता रहे हैं। निहत्ती अवाम के ऊपर गोलियां चल रही हैं और ज्यादा लोग ये शिकवा कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि कर्नल फाइक को जब से वहां पे लाया गया है, ये लाहौर में होता था कर्नल फाइक, इसको अब मेरे ख्याल ब्रिगेडियर बना के वहां ले जाया गया है। इसके खिलाफ लोग बहुत बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये मुजफ्फराबाद में बैठ के ये हालात पैदा कर रहा है। देखिए, एक ऑफिसर ये सारा कुछ करता है, गंद एक ही बंदा डालता होता है और जो मलबा है उसके नीचे पूरा इदारा दबा रहता है। बलूचिस्तान में एक ऑफिसर की हड दर्मी की वजह से आज तक वहां पे अमन वापस नहीं आया। और इसी तरह जो भी आज आजाद कश्मीर में हो रहा है, ये जो भी करवा रहा है या जैसे भी हो रहा है, ये अगर बदअमनी पैदा हो गई और मुस्तकिल हो गई तो फिर क्या करेंगे आप? आपने मकबूजा कश्मीर के अंदर हालात नहीं देखे? भारत कितना जुल्म और जबर करने के बावजूद उन्हें नहीं दबा सका। आज उस तरह के मनाजिर जो है वो हम आजाद कश्मीर में देख रहे हैं। बदकिस्मती से एक ऑफिसर की बेशर्मी की कीमत जो है वो बलूचिस्तान आज तक उठा रहा है। सीखने का मौका है, कुछ सीख ले, लेकिन मोटी खोपड़ी में बात घुसती ही नहीं है। अब नाज़रीन, जो मुतज़ाद इतलात आ रही हैं और अनकन्फर्म्ड इतलात है, अभी तक ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन जो एक तंजीम है अवामी एक्शन कमेटी, उनके जो पेजेस हैं उनके ऊपर जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी खौफनाक है। और ये जो खबर है ये सुराब बरकत साहब ने भी शेयर की और कुछ लोगों ने की। तो ये खबर बता रही है कि अब तक 11 अफराद शहीद हो गए हैं और लगभग 150 के करीब अफराद जख्मी हो गए हैं। ये इनको गोलियां मारी गई हैं। और अगर ये हो गया तो इसका मतलब है तो 26 नवंबर वाला काम हो गया आजाद कश्मीर में भी। कश्मीर में और पाकिस्तान में फर्क ये है कि पाकिस्तान में गोली चलती है या गोलियां चलाई जाती हैं तो लोग वो जगह छोड़ जाते हैं, वहां से अपने जख्मियों को उठाते हैं, वो जगह खाली हो जाती है। लेकिन आजाद कश्मीर में लोग इलाका खाली नहीं कर रहे, लोग अपने जख्मियों को हटाते हैं, थोड़ा पीछे हटते हैं, दूसरी तरफ से फिर आते हैं, क्योंकि वो हर हाल में इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से रियासती जबर का मुकाबला करते हुए किसी ना किसी तरह अपने हुकूक हासिल कर लें। एक तरफ मुज़ाकरात की बात की जाती है, दूसरी तरफ स्टेट बुलेट चलाई जा रही हैं, लगातार गोलियां चल रही हैं और उसके अंदर बाकायदा अब तो विजुअल्स आ रहे हैं कि लाशें पड़ी हुई हैं, बंदे उठा के ले जाए जा रहे हैं। एक जगह से विजुअल्स आए, वहां पे वो पुलिस वाले को गोलियां लग गई, 1-2 पुलिस वालों को बताया जा रहा है, एक के तो विजुअल भी मैंने देखे, उसको गोली लग गई, वो बेचारा पड़ा हुआ है वहां पे और जो मुजाहिरीन है वो उसे अपने कांधों पे उठा के अस्पताल पहुंचा रहे हैं। और मुजाहिरीन ने बताया कि जनाब ये पुलिस वाला एफसी को मना कर रहा था कि गोलियां मत चलाओ, एफसी ने इतनी गोली चलाई इसको भी गोली लग गई और अब ये पुलिस वाला डाल दिया जाएगा मुजाहिरीन के खाते में जो उसको अस्पताल पहुंचा रहे हैं। जो अवामी एक्शन कमेटी के एक रहनुमा है उन्होंने बताया और मीडिया के ऊपर बताया कि सीएमएच के अंदर हम लेकर गए अपने जख्मियों को, डॉक्टरों ने इलाज करने से इनकार कर दिया और उन जख्मियों में से भी एक शहीद हो गया। और वो सर पकड़ के बैठे हुए थे कि ये क्या हो गया, डॉक्टरों ने तो हलफ लिया इंसानी जान बचाने का, वो कैसे कह सकते हैं कि हम इसका इलाज नहीं करते और हम इसका ख्याल नहीं रख सकते। अब वो बंदा शहीद हो गया, उसके ऊपर भी बड़ा गमो गुस्सा है। बार बार पुलिस वाले भी मना कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज जो बाहर से आई उनको समझ नहीं आ रही। इस्लामाबाद पुलिस के बहुत सारे एहलकार यरगमाल बन गए, शहरियों ने उनको पकड़ लिया, वो डरे हुए थे, लेकिन उसके बाद शहरियों ने उनको बाहिफाजत वहां से निकाला और इस्लामाबाद का रास्ता दिखाया कि जनाब आप इस्लामाबाद वापस जाएं, आपका यहाँ कोई काम नहीं है, हम यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं यहाँ की जाली हुकूमत के खिलाफ और उनसे हम अपना हक लेंगे। आपको याद होगा नादरीन, इस्लामाबाद में जब 25 नवंबर की रात काफिला पहुंच रहा था, 25-26 की रात, तो उस वक्त खबर आई थी कि 4 रेंजर्स एहलकार हमारे जो है वो शहीद हो गए। अब हमारे जो रेंजर्स एहलकार वहां पे शहीद हुए थे ना, वो एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उनको टक्कर मारी थी और हादसे के अंदर शहीद हो गए थे। बाद में वो लड़का भी पकड़ा गया, उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक भी कोई नहीं था, उसने एतराफ जुर्म भी कर लिया, वो मामला भी खत्म हो गया। लेकिन उसकी एफआईआर और सारा मामला उठा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते डाल दिया गया और हुक्मरानों के बयानात तक आ गए और आज तक वो जो टाउट सहाफी है वो पीटीआई के खाते में डालते हैं। इसी तरह जो एफसी ने गोली चलाई और वो पुलिस वाले को लग गई, मुजाहिरीन उसको उठा के कंधे के ऊपर लेकर जा रहे हैं। अगर वो पुलिस वालों के साथ होता तो पुलिस वाले लेकर जा रहे होते, लेकिन ये भी कोशिश की जाएगी इनके कंधे पे ही डाल दिया जाए। तो नाज़रीन, लगातार वहां से जो इतलात आ रही हैं वो अच्छी नहीं है, वो खतरनाक इतलात हैं।
لگاتار آ رہی ہیں آزاد کشمیر سے اور حالات مزید خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کشمیری ابھی تک ڈٹے ہوئے کیوں ہیں؟ یہ سوچا آپ نے؟ کیونکہ یہ لیڈر لیس ہیں، ان کے پیچھے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ان کو روک لے کے رک جاؤ، کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک آواز دے کے رک جاؤ، واپس آ جاؤ، میں بات کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کسی ایک کو بلیک میل نہیں کر سکتی۔ یعنی مثال کے طور پہ ان کے ساتھ گنڈا پور نہیں ہے، یعنی عمران خان صاحب گنڈا پور کو بندے دے کے بھیجتے ہیں نا اپنے، وہ 1.5 لاکھ بندہ، اور یہ اتنے 1.5 لاکھ بندے نہیں ہیں، یہ ہر جگہ تھوڑے تھوڑے لوگ نکلے ہوئے ہیں، کہیں پہ 10,000، کہیں پہ 15,000، کہیں پہ 5,000، کہیں پہ 25,000، یہ ایسے الگ الگ جگہوں پہ نکلے ہوئے اور بہت ساری جگہوں پہ نکلے ہوئے ہیں۔ تعداد تو ان کی بہت زیادہ ہے، لیکن ابھی یہ اکٹھے ہو رہے ہیں، مظفر آباد کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور سرکار پوری کوشش کر رہی ہے یہ مظفر آباد میں داخل نہ ہو سکے، کیونکہ سرکار یہ جانتی ہے کہ جب یہ مظفر آباد میں داخل ہو گئے تو ان کے پاس لاشیں ہیں اب، اور ہم نے ان کو لاشیں دے دی ہیں، یہ بہت غصے میں ہیں، تو ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکے گا۔